Hello dear friends. So today's CA Foundation December 22 accounts paper review. Excellent paper. मजा आ गया बच्चों को. कंफर्टेबल पेपर. अगर जो बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, दासू पेपर लिख के आएगा, मस्त पेपर लिख के आएगा. बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन हुआ, बच्चों के साथ बात हुआ, मस्त पेपर गया. और बहुत अच्छी बात है, टाइम पे कंप्लीट भी कर दिया बच्चों ने पेपर. तो आज हम एक फास्ट ट्रैक रिव्यू ले लेते हैं इस पेपर का. भाई इस पेपर में क्या क्या था, उसमें कौन सी कुछ ट्रिकी पॉइंट्स थी, तो हमारे कुछ ट्रू फॉल्स है हमारे. फटाफट क्विकली इस पेपर का हम बच्चों रिव्यू ले लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस, एक दो ट्रिकी कैलकुलेशंस है, मैं आपको वो भी कनेक्ट करके दे देता हूं. फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन अजम्पशन दैट एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न. देखो हम तो गोइंग कंसर्न मान के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं. नॉट अ गोइंग कंसर्न तो अपने को अजम्पशन तभी लेना पड़ता है जब वो एंटरप्राइज बंद होने वाला है. तो वी अज्यूम दैट एंटरप्राइज इज अ गोइंग कंसर्न. सो नॉट प्रिपेयर्ड इज फॉल्स. नॉट प्रिपेयर्ड इज फॉल्स. Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking actual physical count. देखो ये ट्रू माना जाएगा क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंट्री में हम रिकॉर्ड्स नहीं बनाते. तो जब हम रिकॉर्ड्स नहीं बनाते तो हमें स्टॉक कैसे मालूम पड़ता है? काउंट करने के बाद ही स्टॉक मालूम पड़ता है. इफ एरर्स, थर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स इज ऑफन नॉट प्रोवाइडेड कीपिंग इन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. यस बच्चों, ट्रू. क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है? रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बट नेवर डोंट रिकॉर्ड एक्सपेक्टेड इनकम्स एंड गेन्स. तो हम रिकॉर्ड नहीं करते डिस्काउंट प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स. इफ एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस. फॉल्स. जो सिंगल साइड एरर्स होते हैं वही सस्पेंस के थ्रू रेक्टिफाई होते हैं. जो सिंगल साइड एरर्स नहीं होते हैं, डबल साइड एरर्स होते हैं, वो बिना सस्पेंस के रेक्टिफाई होते हैं. Both the revenue and capital nature transactions are recorded in receipt and payment. Yes बच्चों, receipt and payment account में कोई भेदभाव नहीं होता. receipt and payment account में कैपिटल और रेवेन्यू दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं. ये इनकम एक्सपेंडिचर में भेदभाव होता है. फिक्स्ड चार्ज जनरली कवर्स ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग फ्यूचर. ये फॉल्स है दोस्तों. फिक्स्ड चार्ज खाली करंट एसेट्स को कवर करता है, फ्यूचर एसेट्स को फ्लोटिंग चार्ज कवर करता है. डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज तो आपने लिखा होगा. थियरी है, आई विल फोकस ऑन मोर ऑन सम्स. अपना एक जो क्वेश्चन है मशीन परचेज, ये जो डेप्रिसिएशन वाला सम है काफ़ी कंफर्टेबल सम है. इसमें चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन वाला सम है. इसमें जो ट्रिकी पॉइंट है, देखो पेपर तो ऑलरेडी आपने रीड किया है. मेरा जो आपका रिव्यू रहेगा, सबसे पहली बात तो आई एम डूइंग कैलकुलेशंस वेरी फास्ट एंड क्विक. तो सबसे पहली बात तो एरर्स एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड इन कैलकुलेशंस, तो ध्यान देना उस बात का. नंबर टू, आई एम नॉट गोइंग टू शो द कंप्लीट आंसर्स बिकॉज आपने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा है. आई एम डायरेक्टली डिस्कसिंग द सम एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द सम. तो दोस्तों इस सम का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? WDV मेथड में शिफ्ट कर रहे हैं 20% टू 15%. इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने नया मशीन खरीदा, तीसरा मशीन खरीदा, उसका डेट ऑफ परचेज 1 अक्टूबर 21 है, बट उसका डेट ऑफ यूज इंस्टॉलेशन डेट 1 जनवरी 22 है. इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो नया मशीन आपने खरीदा उसका डेप्रिसिएशन 1 जनवरी 22 से लगेगा, ना कि डेट ऑफ परचेज से. हाँ बोलेंगे सर फिर अकाउंटिंग कैसे करेंगे? देखो लेजर में एंट्री 1 अक्टूबर को होगी बिकॉज आपने पेमेंट 1 अक्टूबर 22 को किया, बट आप डेप्री जब कैलकुलेट करेंगे तो आप 1 जनवरी से 31 मार्च मतलब आखिरी साल में नया मशीन पे केवल 3 महीने का डेप्री कैलकुलेट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, इस सम को मैंने सॉल्व किया है. इस सम में आपका असेट का जो कॉस्ट है वो है आपका, जो आपने असेट बेचा है वो 150 का उसका कॉस्ट है. उसकी डेप्री माइनस किया आपने पहले साल में 30, दूसरे साल में भी आपने डेप्री 30 माइनस की क्योंकि SLM मेथड है इनिशियली, तो इट कम्स डाउन टू 90,000. अब थर्ड ईयर में सेल से पहले अब आपने मेथड चेंज कर दिया तीसरे साल में. अब आपका जो डेप्री लगेगा वो डेप्री आपका 1 अक्टूबर को आपने बेचा, तो आपकी डेप्री जो लगेगी 15% लगेगी
और 90,000 पे लगेगी, और 15% 90,000 पे आपकी डेप्री का अमाउंट आता है 6750 बच्चों। दैट गिव्स यू अ बैलेंस ऑफ 80 कितना 82,250 रुपीज, जो आपने सेल किया 1,00,000 रुपए में। तो दिस गिव्स यू अ प्रॉफिट ऑफ आई होप सो 7,000, तो 83,350। इसमें आपका दोस्तों प्रॉफिट ऑन सेल आएगा। हाउ मच इज द प्रॉफिट ऑन सेल? द प्रॉफिट ऑन सेल कम्स टू 16,750. I have calculated and just giving you the final figures. 16,750 रुपीज हमारा प्रॉफिट ऑन सेल है बच्चों। बहुत बढ़िया। नया साल का डेप्रिसिएशन आपको जो लगेगा वो नए असेट्स पे लगेगा। 50,000 के असेट्स पे 3 महीने का डेप्री लास्ट ईयर में लगेगा, विच कम्स टू 1875 रुपीज। ठीक है, तो ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स दो, एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके साथ ये सम आपका काफी इजी कंफर्टेबल सम है। स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड, 4 मार्क्स का सम है। अच्छा, ये आपका दोस्तों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका 2,60,000 का आपका कैश बुक बैलेंस है। कैश बुक से पासबुक जाना पड़ेगा, तो मैं क्विकली फटाफट इसको आपको बता देता हूं प्लस माइनस क्या होगा। सबसे पहले आपका पहला वाला जो पॉइंट है उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। आप देखो 15 दिसंबर को पेमेंट सेल कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय, देखो पेमेंट साइड ओवरकास्ट है, मतलब पेमेंट ज्यादा से कैश बुक बैलेंस कम हो जाता है। कैश बुक कम पासबुक ऊपर, तो प्लस करेंगे हमारा प्लस 10,000 रुपीज। दूसरा 1,18,000 नॉट टेकन इन बैंक कॉलम, मतलब ये चेक एक पेमेंट है जो हमने बैंक कॉलम में लिया नहीं, मतलब पेमेंट नहीं दिखाया। पेमेंट नहीं दिखाने से हमारा कैश बुक का बैलेंस ऊपर चला गया, पासबुक नीचे है, ऊपर से नीचे माइनस करेंगे 1,118। ठीक है ना। तीसरा डेबिट बैलेंस ऑन द प्रीवियस डे वाज टेकन एज अ क्रेडिट बैलेंस। देखो डेबिट साइड कलेक्शन साइड होता है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है। तो आप जब डेबिट बैलेंस को क्रेडिट बैलेंस लेते हैं तो एज सच आपने पेमेंट साइड बढ़ा दिया। पेमेंट साइड बढ़ाने से आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। कैश बुक कम है मतलब पासबुक ज्यादा है, तो कम से ज्यादा मतलब प्लस करेंगे। लेकिन याद करना ये रॉन्ग साइड चला गया है, रॉन्ग साइड आपको डबल अमाउंट लेना पड़ता है, और 8460 का डबल अमाउंट है 16,920। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट 12,370 ड्रॉन ऑन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 9 वर इन कैश, मतलब चेक इशू किए 12,370 के 9,360 के क्लियर हुए, तो बाकी क्लियर नहीं हुए, तो बाकी जो क्लियर नहीं हुए वो बीआरएस में आएंगे। 3,010 रुपए के चेक हैं, अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? ये एक पेमेंट है जो कैश बुक में आ गया है। चेक हमने इशू किया तो कैश बुक में एंट्री कर दिया, तो कैश बुक का बैलेंस नीचे चला गया, पासबुक ऊपर है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, प्लस करेंगे हम दोस्तों। अच्छा, उसके बाद डिविडेंड 35,000, मतलब ये पासबुक में कलेक्शन आ चुका है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है, तो पासबुक ऊपर है, ऊपर मतलब प्लस करके पहुंचेंगे। और एक LIC का इंश्योरेंस प्रीमियम पासबुक में आया है, तो पासबुक में पेमेंट आने से पासबुक नीचे आ गया, तो नीचे जाना है तो -7,900 करेंगे बच्चों। फाइन। अ चेक इशूड ऑन क्रेडिटर 175 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। अच्छा, चेक इशूड है मतलब पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड किया, पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड करने से कैश बुक बैलेंस नीचे आ गया, कैश बुक बैलेंस नीचे पासबुक ऊपर, तो प्लस करके पहुंचेंगे बच्चों +175। बहुत बढ़िया। बिल्स फॉर कलेक्शन 53,000, बिल्स फॉर कलेक्शन कितना 53 क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 24 दिसंबर। अच्छा, ये हमें पैसा आया है क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब पैसा आ गया बट एडवाइस नहीं मिला, पता नहीं चला, तो हमने कैश बुक में कलेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो कैश बुक नीचे है, पासबुक का बैलेंस ऊपर, ऊपर जाना है, प्लस करेंगे 53,000। आपको देखना है जहां पहुंचना है वो ऊपर है तो प्लस करके पहुंचेंगे, पासबुक ऊपर तो प्लस करके पहुंचो, पासबुक नीचे तो माइनस करके पहुंचो। लास्ट आपका एक डिस्काउंट है, हमने कस्टमर से पैसा लिया, उसको 3% डिस्काउंट दिया, लेकिन कैशियर ने अपने को ग्रॉस अमाउंट डाल दिया है, हमको डिस्काउंट काट के नेट अमाउंट डालना है। मतलब आप देखेंगे ये पैसा आया तो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया है, डिस्काउंट वाला भी कलेक्शन में आ गया है, मतलब कैश बुक में 3% ज्यादा कलेक्शन आया है, 3% होता है 1800। अच्छा, तो कैश बुक में ज्यादा है कलेक्शन तो पासबुक में कम है, तो पासबुक नीचे है,
नीचे मतलब हम माइनस करके पहुंचेंगे दोस्तों। तो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन, आप प्लस माइनस कर लो और देखो क्या रिजल्ट आता है इसका। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन, और ये रेक्टिफिकेशन बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। बिफोर ट्रायल बैलेंस मतलब अपना फर्स्ट मेथड है। बहुत ही कंफर्टेबल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो क्विकली फटाफट 4 मिनट के अंदर इसको उड़ा देते हैं। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, रिपेयर्स टू बिल्डिंग वाज टेकन टू बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट में ले लिया तो बिल्डिंग अकाउंट से उसको निकालेंगे तो बिल्डिंग को हम क्रेडिट करेंगे और रिपेयर्स को सही अकाउंट को डेबिट करेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद ये बैड डेट्स रिकवर्ड को गलती से श्यामलाल अकाउंट में डाल दिया तो श्यामलाल अकाउंट से निकालेंगे, श्यामलाल अकाउंट को डेबिट करके और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा एक इनकम है जिसको पर्सनल अकाउंट में डाल दिया, पर्सनल अकाउंट से निकाल के इनकम में डाल देंगे। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज 20,000 एंटर्ड इन परचेज डे बुक, तो फर्नीचर में डेबिट होना चाहिए, परचेज में डेबिट हो गया तो हमको परचेज में क्रेडिट करके निकालना पड़ेगा और सही अकाउंट मतलब फर्नीचर में उसको डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद गुड्स फ्रॉम राम सिंह अमाउंटेड टू 8,000 हैव बीन रिमेन अनरिकॉर्डेड, कंप्लीट ओमिशन है बच्चों। परचेज की एंट्री पास कर दो, परचेज टू राम सिंह। बहुत बढ़िया। कॉलेज फीस प्रोपराइटर सन 15,000 डेबिटेड टू ऑडिट फीस, मतलब ये आपका एक्चुअली ड्राइंग्स है जिसको आपने ऑडिट फीस में डाल दिया तो ऑडिट फीस में से इसको निकालेंगे क्रेडिट करके और इसको ड्राइंग्स अकाउंट में डाल देंगे तो डेबिट किधर कर देंगे, ड्राइंग्स अकाउंट में। ठीक है ना। अच्छा, रिसिप्ट ऑफ 4,500 फ्रॉम मीत कुमार एंटर्ड टू पिंकी रानी, करेक्ट ना। हाँ, तो पिंकी रानी में गलती से क्रेडिट कर दिया तो पिंकी रानी को डेबिट करेंगे, पीआर पिंकी रानी, और सही अकाउंट मतलब मीत कुमार को क्रेडिट कर देंगे। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं बच्चों, इसमें गलती तो बच्चों की होनी नहीं चाहिए। गुड्स 6200 के गुड्स रिटर्न हुए, एंट्री नहीं पास किया तो दोस्तों सेल्स रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न की क्या एंट्री होती है बच्चों, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू व्हाट इज द नेम ऑफ द कस्टमर, नहीं दिया तो कस्टमर अकाउंट, कंप्लीट ओमिशन था, सेल्स रिटर्न बुक नहीं किया हमने कर दिया। 1500 वर्कमैन वेजेस फॉर फर्नीचर चार्ज टू वेजेस अकाउंट, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, गलती से इन्होंने वेजेस में डेबिट किया तो वेजेस में क्रेडिट कर देंगे और सही अकाउंट फर्नीचर में डेबिट कर देंगे। 9th, सैलरी टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, ये तो सैलरी नॉमिनल का रूल लगा के सैलरी में डेबिट होना चाहिए तो क्लर्क में डेबिट कर दिया तो क्लर्क को हम क्रेडिट कर देंगे। दोस्तों ये तो सब वही बेसिक एग्जाम्पल्स हैं, बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे बच्चे हैं, आपको याद होगा ये सब बेसिक एग्जाम्पल्स हमने कई बार, बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जाम्पल्स आपको पेपर में आ गए हैं तो काफी कंफर्टेबल है। ये मार्क्स तो आपको 10 में से 10 मिलने चाहिए, 10 पॉइंट 10 मार्क्स, क्या बात है, मजा ही मजा है आपका आज तो। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राघव 20,000 रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक, तो आपने परचेज की एंट्री पास करने की जगह सेल्स की एंट्री पास की तो सेल्स रिवर्स करेंगे तो सेल्स को डेबिट करेंगे, सेल्स को डेबिट करेंगे। ठीक है ना। और परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज को डेबिट करेंगे। देखो पहले तो आपने सेल्स रिवर्स करना है तो सेल्स टू राघव कितना अमाउंट है 20,000, ठीक है ना। फिर आपने परचेज बुक करना है तो परचेज डेबिट टू राघव, तो राघव को और 20 क्रेडिट करेंगे तो प्लस 20 मतलब राघव को कितना क्रेडिट करेंगे 40 के। तो योर फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी सेल्स डेबिट 20,000, परचेज डेबिट 20,000 टू राघव 40,000 रुपीज। तो ये आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कंप्लीटेड, वेरी कंफर्टेबल। अच्छा ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं समराइज करता हूं। टी और जे ये दो लोग हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे 2/3 शेयर टी का है, जे का 1/3 है। अब कैसे मालूम पड़ा, आपका बिल ऑफ, ये अकोमोडेशन बिल वाला प्रॉब्लम है। अगर आप देखेंगे 170 to 800 का बच्चों कलेक्शन है जिसमें से 57,600 उसने जे को दे दिया, तो आप अगर 170 to 800 का 1/3 निकालेंगे 57,600 आता है, मतलब 1/3 दे दिया।
तो दोस्तों आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डिस्काउंट कितना देंगे। तो दोस्तों हमारा टोटल डिस्काउंट हमारा कितना है, 7200 का डिस्काउंट है। 180 का आपने 172,800 में डिस्काउंट करवाया, 7200 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैसे, जे को कितना देंगे, 1/3, मतलब 20 से टोटल 7200 का डिस्काउंट में 1/3 डिस्काउंट हम जे को ट्रांसफर करेंगे 2400 रुपीज का। कितना बच्चों, 2400 रुपीज, 1/3, क्योंकि हमको पैसा भी 1/3 दे रहे हैं, डिस्काउंट भी 1/3 ट्रांसफर किया जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है ना, ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट ₹2400 का। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड बिल की बात करेंगे। सेकेंड बिल में कितना डिस्काउंट, वापस 2/3 1/3 ही है, क्योंकि आपका सेकेंड बिल में ना 240,660 का कलेक्शन आया है और बिल कितने का है, 252 का है। तो आप टोटल डिस्काउंट देखेंगे, टोटल डिस्काउंट जो है उसका आप 2/3 आप देखेंगे, एक सेकेंड ना, 40,440। तो आपने ना 2,40,660 में ना पहले फर्स्ट बिल ऑनर किया 180। अच्छा, तो आपको कितना पैसा बचा, 60,660 आपको नेट बचेगा। ठीक है, 60,660 आपको नेट बचेगा। तो आप उसमें से 40,440 किसको दे रहे हैं, टी को दे रहे हैं। इसका मतलब है 2/3 आप टी को दे रहे हैं। इसका मतलब है जो आपका सेकेंड बिल का डिस्काउंट है वो भी 2/3 टी को जाएगा। सेकेंड बिल का डिस्काउंट आप देख लेंगे कितना है, इट इज 12,000, आपका 12,000, एक मिनट, 252 माइनस 240,660, मतलब 11,340 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, एक सेकेंड, 11,350 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, एक मिनट, डिस्काउंट का अमाउंट 252 माइनस 240,660, 11,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 7,560 का डिस्काउंट सेकेंड बिल का जे टी को ट्रांसफर करेगा 40,660 के साथ, 40,440 के साथ। अच्छा, तो पहला बिल का डिस्काउंट 2,400 ट्रांसफर होगा, सेकंड बिल का डिस्काउंट 7,560 ट्रांसफर होगा। आप बोलेंगे सर इसमें फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो, आपका सेकंड बिल का 252 है और अपना 2/3 1/3 का शेयरिंग है, तो टी का शेयर कितना है, इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो टी का शेयर है 1,68,000। तो फाइनली जे को टी से ना 168 लेना था, जो टी उसको आधा ही दे पाया, 50 पैसे एन रुपी ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। तो 168 का आधा 84,000 टी जे को देगा और बाकी 84,000 क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैड डेट्स रिकॉर्ड करेंगे। तो आपने कैलकुलेट किया होगा, आपके बैड डेट्स का अमाउंट जो है वो 84,000 आया होगा। यस और नो, ऑल क्लियर। अच्छा दोस्तों, ये हमारा अकाउंट करंट का सम है। इसमें अकाउंट करंट के सम में आपको किस बात का ध्यान देना है, ड्यू डेट का ध्यान देना है। इसमें तो पहले तो अकाउंट करंट के सम में ना आपको कोई मेथड नहीं बोला है भाई, कौन सा। प्लीज मेरा आंसर जो है फास्ट ट्रैक रिव्यू है, इसमें ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन पेपर है, आपने क्वेश्चन पेपर रीड किया है, जिन्होंने पेपर दिया है, पेपर नहीं दिया तो भी क्वेश्चन पेपर आप साथ में लेके बैठे हैं, तो आप फटाफट समझेंगे फास्ट ट्रैक रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसमें एक सबसे पहली बात देखेंगे ना, इन्होंने कोई मेथड स्पेसिफाई नहीं किया, तो आप नॉर्मल मेथड, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आप सम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ड्यू डेट कैलकुलेशन में ना ये जो बिल का, ये जो 16 नवंबर को गुड्स सेल किया लेकिन बिल 26 नवंबर है, तो ड्यू डेट आपका 26 नवंबर लेना पड़ेगा। आपका 7 दिसंबर का डेट ऑफ सेल है लेकिन बिल 17 दिसंबर है, तो आपका 17 दिसंबर ड्यू डेट लेना पड़ेगा। और आपका ना यहाँ पे प्रोमिजरी नोट है, तो प्रोमिजरी नोट में 3 महीना, तो इसमें भी ग्रेस पीरियड आपको 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये गुड्स सोल्ड में वापस ड्यू डेट आपका 8 अप्रैल माना जाएगा,
तो आप जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कीजिए। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है, आप 10% पर एनम, बहुत ही सिंपल सम है। प्रोडक्ट मेथड, खाली ध्यान देना है ड्यू डेट में नंबर ऑफ मंथ्स नहीं देके इनवॉइस डेट दिया है, तो इनवॉइस डेट को हमको ड्यू डेट मानना पड़ेगा। ये हमारे सम का मेन पॉइंट है। प्रोमिसरी नोट में भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। अब ये आपका एवरेज ड्यू डेट है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ये आपको बोल रहा है बेस डेट ये लेना है, इसका मतलब है आपको कोई टेंशन नहीं है बेस डेट अज्यूम करने का। सब बच्चों का सेम आंसर दिखेगा। 9th जैन से बेस डेट लेना है, आपको एडीडी लेना है। आपने 9th जैन को, मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 9th जैन से एडीडी आप कैलकुलेट करेंगे। एडीडी कैलकुलेट करने के बाद उस एडीडी से ईयर एंड तक आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये पेमेंट ना 31 मार्च को करना चाहता है। तो समझो मेरा एडीडी आया कोई एक पर्टिकुलर डेट, जो भी डेट आया उस डेट तक अगर आपने पेमेंट किया तो नो इंटरेस्ट, बट उससे अगर लेट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट विल कम। तो एडीडी से लेके 31 मार्च 22 तक जितने भी नंबर ऑफ डेज आते हैं उतने दिन का इंटरेस्ट आपको ऐड करके पे करना पड़ेगा। आई होप सो, वेरी वेरी क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी काफी कंफर्टेबल। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं इन्होंने। आपको पता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारी जो स्टेप्स होती हैं, सबसे पहले आप रिजर्व्स देखेंगे। रिजर्व्स को आप ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, और हमारा ओल्ड पीएसआर है बच्चों 2/3, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे, इन्होंने कैपिटल लाया कैश में, तो कैपिटल लेके आने का एंट्री कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैश टू जेड कैपिटल। गुडविल के बारे में बोलता है गुडविल वाज वैल्यूड एट 120 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, बट गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको नहीं बोली है क्या करना है, तो गुडविल कैश में लाने को बोला नहीं। तो हमारे हाथ में हमेशा आप अगर बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग करेंगे, गो फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। अब कैपिटल एडजस्टमेंट जब भी आप करते हैं तो आपको बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो लगता है। इस प्रॉब्लम में आपको न्यू रेशो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब है आप अज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। उम्मीद है कि क्लियर टू एवरीवन। यस, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों आपको 1,20,000 का गुडविल जो है उसमें से Z का शेयर निकालना है 1/5, जो आता है 24,000 रुपया। इतना गुडविल Z से लेना है, और वो शेयर किसको देगा Z, X और Y को। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो में आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, Z से लेना है, उसके कैपिटल को डेबिट करेंगे, X और Y को देना है। मैंने कैलकुलेट करके अमाउंट लिखे हैं, 2:3 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो में 9,600 और 14,400। तो ये आपका गुडविल का अकाउंटिंग है। रिवैल्यूएशन इज वेरी कंफर्टेबल, आपके सामने रिवैल्यूएशन दिया गया है। आपके असेट्स को रिवैल्यू किया है, डेटर्स में आपको बैड डेट्स लॉस है। उसके बाद आरडीडी आपको याद करना है, जब भी आप आरडीडी कैलकुलेट करते हैं तो पहले डेटर्स में से बैड डेट्स लेस करेंगे, जो बचा हुआ डेटर्स है उस पे आरडीडी का परसेंटेज लगाएंगे, तो दैट बिकम्स इजी फॉर यू। उसके बाद आपकी एक सैलरी जो है ना 1,200 रुपए की लायबिलिटी बोली है, और बैलेंस शीट में ना 2,000 की सैलरी दिखा रहे हैं। इसका मतलब है सैलरी की लायबिलिटी कम करनी है, और रिवैल्यूएशन में लायबिलिटी कम मतलब प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक दिस प्रॉब्लम हैज नथिंग मच टू डिस्कस, वेरी कंफर्टेबल सम। अदरवाइज अच्छा कंफर्टेबल इजी सम दे दिया है, क्योंकि बच्चों को नॉर्मली पार्टनरशिप का डर रहता है, सर वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आ गया तो भूत है भूत, तो वो बच्चे डरते रहते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट इज वेरी मच आपके ऊपर मेहरबान है, तो उन्होंने एक पार्टनरशिप का आसान सम दे दिया। पार्टनरशिप में एक और सम दिया उन्होंने, गुडविल वैल्यूएशन। आते हैं उसके ऊपर भी। ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जब बढ़िया सा प्यारा सा समरी छाप के दे दिया भाई। इट्स अ रिवर्स प्रॉब्लम, जहां पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिवर्स जाना है। और जब भी आपको रिवर्स जाना है तो आपको सिंपल एक ही तरीका याद करना है। पिछले बार भी रिवर्स प्रॉब्लम दिया था मॉड्यूल का, इस बार भी मॉड्यूल का ही सम दे दिया है, मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी के अंदर ही के, और हमारी शीट में काफी सम्स आपको दिखेंगे। इसमें कैसे करना है, आपको रिवर्स जाना है। प्लस जो हम लोग फॉरवर्ड मेथड में रिसिप्ट एंड पेमेंट टू इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के टाइम प्लस माइनस करते हैं, रिवर्स में प्लस माइनस उल्टा हो जाएगा।
जैसे आपकी सब्सक्रिप्शन है तो आपकी सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट में लिखेंगे, देखो इनकम्स रिसिप्ट साइड लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेमेंट साइड लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आउट ये सब उल्टा इफेक्ट देंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन है आपका 8500, तो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन में क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, वैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, अब हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे, ये आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग वैसे लेस करते हैं ऐड करेंगे, वैसे ही ओपनिंग एडवांस वैसे ऐड होता है लेस करेंगे, क्लोजिंग एडवांस लेस होता है ऐड करेंगे, ये ऐड लेस करके आउटर कॉलम में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा। ऐसे ही बच्चों सब पॉइंट्स को करेंगे। आपके सामने सैलरीज भी है, तो जब आप सैलरीज पेमेंट्स में लिखेंगे तो सैलरीज बाय सैलरीज, उसमें वैसे आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड में प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे उल्टा लेस क्लोजिंग ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो भी आपको सब दिए हुए हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपका इंश्योरेंस दिया हुआ है तो इंश्योरेंस का आप क्या करेंगे, वैसे इंश्योरेंस आप क्या करते हैं लेस, यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड को लेस करते हैं ऐड बैक करेंगे, उल्टा करेंगे। ऑडिट फीस के ऊपर बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, बोलता है ऑडिट फीस 2022 का अनपेड है, अब 22 का अमाउंट कितना है वो तो दिया नहीं है, तो 22 का अमाउंट आपको 22 के एक्सपेंसेस में मिलेगा 250 रुपया, तो ये लायबिलिटी में डाल देंगे। और बोलता है कि पिछले साल का ऑडिट फीस इस साल पे कर दिया 150, तो आप जो 200 रुपया, तो ये 200 रुपये का ऑडिट फीस आप पेमेंट्स में दिखा देंगे। पिछले साल का 80 साल पे किया तो पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में 200 लायबिलिटी दिखाएंगे ऑडिट फीस, इस साल पेमेंट में दिखाएंगे, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो इस साल के एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि अनपेड है इसलिए हम उसको लायबिलिटी में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी डाल देंगे। बहुत सिंपल बच्चों, बाकी तो आई थिंक प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विपमेंट की बात करेंगे, इक्विपमेंट में आपका डेप्रीसिएशन 400 है, तो आप इक्विपमेंट की अगर वैल्यू देखेंगे 2600 आपकी ओपनिंग है और क्लोजिंग आपकी 400 कितना है 3600, तो आपकी इक्विपमेंट की तो वैल्यू बढ़ गई। ऐसा कैसे बढ़ गई भाई, इक्विपमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 2600, अच्छा डेप्रीसिएशन के बाद तो बैलेंस गिरता है ना, यहाँ पे बैलेंस क्लोजिंग आपका 3600, क्लोजिंग बढ़ गया। अच्छा आपने डेप्री कितना चार्ज किया, डेप्री क्रेडिट साइड आता है भाई 4, ठीक है, इसका मतलब है डेबिट साइड कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये 1400, तो ये क्या होगा आपका बच्चों, ये होगा आपका परचेज ऑफ असेट, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, तो ये परचेज ऑफ इक्विपमेंट आप पेमेंट्स में भी डाल देंगे। इज इट ऑल क्लियर? तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन इनकम एक्सपेंस में है और पेमेंट में परचेज ऑफ इक्विपमेंट आएगा। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद बाकी लोन वोन है ये सब आप लायबिलिटी में दिखा देंगे। कैश इन एंड क्लोजिंग दिया है, अच्छा अगर क्लोजिंग कैश इन एंड दिया है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस शीट क्लोजिंग में जाएगा, तो बच्चों ओपनिंग कैश आपको नहीं दिया होगा तो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से ओपनिंग कैश मिलेगा जो ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लेंगे, ठीक है ना। इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस मिलेगा जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लेंगे। अच्छा अब आपको यहाँ पे ना ओपनिंग कैपिटल भी मिसिंग है, उसीलिए तो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, पूछा भी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में से ओपनिंग कैपिटल आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में से ओपनिंग, देखो तीन चीजें हैं। आप सब पोस्टिंग के बाद क्लोज कैसे करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट क्लोज करेंगे, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में लेंगे, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल निकाल के क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेंगे, उसमें सरप्लस जोड़ के क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली कर देंगे आप। बहुत ही सिंपल, दिस इज द वे यू, एंड दिस इज देयर इन द मॉड्यूल एज वेल, तो आपने किया ही है डेफिनेटली, देयर इज नो इशू एट ऑल। अच्छा ये बहुत बढ़िया सम है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। अब ये सम इतना इजी कंफर्टेबल है, हम इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो ये डेबिट बैलेंस है आपका, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक पेड इनटू बैंक, ये दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री है। ये क्या है बच्चों हमारा कॉन्ट्रा, पेड इनटू बैंक मतलब कैश बैंक में डाला तो कैश में क्रेडिट बैंक में डेबिट, ये कॉन्ट्रा है हमारा। फर्नीचर इशूड चेक ये बैंक पेमेंट, मैं ऐसा लिख रहा हूं। परचेज गुड्स फॉर कैश कैश पेमेंट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन कैश रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड ये डिस्काउंट के कॉलम में डाल देंगे, डेबिट वाला कॉलम डिस्काउंट अलाउड होता है। कैश सेल्स कैश रिसिप्ट,
देखो दो चीजें होती हैं कि कैश है कि बैंक है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है, कौन से कॉलम में आएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। पेड टू लाला बाय चेक, तो ये बैंक पेमेंट, इट्स अ बैंक पेमेंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आप डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट वाले डिस्काउंट कॉलम में डाल देंगे। पेड इनटू बैंक, बैंक कैश बैंक में डाला, कॉन्ट्रा कैश में क्रेडिट बैंक में डेबिट। विड्रॉन फॉर प्राइवेट पर्पस, ये बच्चों ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है ये आपका, और ये आपका बैंक पेमेंट है, बैंक में पेमेंट दिखा देंगे बाय ड्राइंग्स। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 से 26 बोलता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम गुप्ता, डिपॉजिटेड गुप्ता चेक इनटू बैंक, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। आपको पता है अगर आपने चेक एक डेट को रिसीव किया और बैंक में अगली डेट को जमा किया किसी और डेट को, तो जब चेक मिलता है उस टाइम पे हम उसको कैश रिसिप्ट में डालते हैं, कैश कॉलम में डालते हैं। मतलब आप उसको कैश मिला ऐसे करके कैश कॉलम में डालेंगे, फिर जब उसको कैश चेक को बैंक में जमा करते हैं तो बैंक कॉलम में आप उसकी पेमेंट दिखा देते हैं। समझा कि नहीं? तो आप ऐसा नहीं सोचते कि 14,300 का चेक मिला, ऐसा सोचते हैं 14,300 कैश मिला कैश कॉलम में, फिर जमा किया तो उसको पेमेंट दिखा देते हैं, बैंक में पैसा जमा किया ऐसा दिखा देते हैं कॉन्ट्रा करके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान देनी है। और डिस्काउंट अलाउड कॉलम में ये आपका बच्चों आ जाएगा, तो कोई कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफर्टेबल है। ये बैंक पेमेंट है, चेक हमने रेंट पे किया तो इजी, आई थिंक ऑल कंफर्टेबल। ये एक अच्छा पॉइंट डाला है जो बच्चों को ध्यान में होगा तो बच्चे अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा जो अगला है गुडविल वैल्यूएशन आपको दिया है। काफी देखो पेपर हमारा काफी सॉल्व हो गया है, वी आर विद इन फ्यू मिनट्स हम पूरा पेपर बच्चों कंप्लीट कर लेंगे, तो स्टे विथ अस पूरा पेपर सॉल्यूशन देखने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी विद द पेपर, जो बच्चों ने मेहनत किया सिंसियरली, आराम से 85-90 प्लस स्कोर कर सकते हैं, आराम से 85-90, क्योंकि ये सब्जेक्ट में आपने 85-90 स्कोर किया, इसका मतलब है नाउ व्हेन यू आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेपर यू आर नाउ गोइंग विद फुल कॉन्फिडेंस। अंडरस्टूड? चलो बच्चों, ये हमारा पार्टनरशिप में इनका कैपिटल है 14 and 12, इसका मतलब है हमारे पार्टनर का कैपिटल कितना है 26 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गुडविल में अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है। अच्छा, प्रॉफिट है 6.5 लाख, तो आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आपको करंट ईयर प्रॉफिट करके दिया है 6.5 लाख। आपको बोलता है NRR 20% है, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालो, तो आप उसमें कैपिटलाइज प्रॉफिट निकालते हैं जिसमें आप हमारे प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करते हैं। आपका प्रॉफिट है 6.5 लाख, एक मिनट, बहुत दिनों से मार्कर यूज नहीं किया है तो बेचारा ये भी नाराज है। डिवाइड बाय 20% एंड एक कितना आता है बच्चों, इट कम्स टू, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, मजा आता है पेपर सॉल्व करने में। इट कम्स टू, एक सेकेंड, 6.5 5 गुना कर दो, 32,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटलाइज प्रॉफिट आया। और इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कितना है 26 लाख रुपया, तो आपने कितना कैपिटल कम इन्वेस्ट किया 6.5 लाख, तो आपका 6.5 लाख क्या हो गया बच्चों, गुडविल हो गया अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। हाँ, अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड से जा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड से आप अगर जा रहे हैं तो उसमें आपको 6.5 का एवरेज प्रॉफिट है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट इसमें से माइनस करना पड़ेगा। आपका कैपिटल है 26 लाख, 26 लाख का 20% 5,20,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। इट मींस आपका सुपर प्रॉफिट है 1,30,000 का इंटू 6 years परचेज 7,80,000 गुडविल आएगा आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों ऐसा ही एग्जैक्टली ऐसा ही एक सम ना आरटीपी में 18 में इंस्टीट्यूट ने दिया है कुछ अमाउंट्स डिफरेंस के साथ। चलो ये भी हमारा डिस्कशन हो गया, आई होप सो वेरी वेरी क्लियर। दोस्तों ये थोड़ा ट्रिकी सम दिया है, मुझे लगता है ये काफी बच्चों ने ना शायद ऑप्शन में छोड़ा होगा, बट इंटरेस्टिंग और इजी सम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने ये सम आपने रीड किया होगा, ये आपको ना ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, फिर आपको बोला है कि 670 का प्रॉफिट हमारे बुक्स में हमने बुक किया है
और ये प्रॉफिट जब हमने बुक किया है तो हमने काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा है। उसमें ये चीज़ें हैं, कमीशन पेड, ठीक है, वो वैसे भी माइनस होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, परचेज ऑफ व्हीकल, अच्छा व्हीकल खरीदा, इसमें क्लियर नहीं है कि व्हीकल खरीदा उसको हमने पीएनएल में डाला, ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है, व्हीकल खरीदा, लेकिन ईयर एंड में खरीदा, इसका मतलब है इस पे कोई डेप्री नहीं लगेगा। अगर डेप्रीसिएशन है तो, हाँ डेप्रीसिएशन है ना 10% और व्हीकल 20%, फर्नीचर व्हीकल। अच्छा आरडीडी 3% है, ठीक है, ये दो डेबिट हो जाए अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन डेबिट किया उसमें भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। प्रॉब्लम ऑब्जेक्शन यहाँ पे है, ये बोलता है कि पीएनएल बनाने के टाइम हम कुछ भूल गए। क्या भूल गए? प्रीपेड एक्सपेंस भूल गए, आउटस्टैंडिंग कमीशन भूल गए। तो आप बच्चों अपने प्रॉफिट को ना रेक्टिफाई करेंगे। चलो बच्चों प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते हैं। हमारा गिवन प्रॉफिट कितना है पहले देख लेते हैं। व्हाट इज अ गिवन प्रॉफिट? $6,70,000, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ दोस्तों, हमारा गिवन प्रॉफिट है 670। हाँ, उसमें आपने प्रीपेड एक्सपेंस का इफेक्ट आगे देंगे। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस का इफेक्ट देने से ना एक्सपेंस कम हो जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो याद करना, प्रीपेड एक्सपेंस का इफेक्ट देने से प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ, हम भूल गए थे प्रीपेड एक्सपेंस का इफेक्ट देना। वो बोला आउटस्टैंडिंग कमीशन बुक करना भूल गए। दोस्तों आउटस्टैंडिंग कमीशन खर्चा है तो खर्चा बुक भूल गए, तो खर्चा बुक करेंगे तो प्रॉफिट हमारा गिरेगा। तो आप बताओ अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना होगा? आई थिंक करेक्ट प्रॉफिट विल बी नाउ 6,50,000 रुपीज। ये हमने प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर दिया, 6.5 लाख का प्रॉफिट है। कुछ और चीजें दी हुई हैं, आपको करना क्या है वो तो, अरे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने का है। अरे क्या बात है, बहुत आसान। तो मैं यहाँ पे जरा बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, बैलेंस शीट इधर ही बना देता हूँ 31 मार्च 22 की। अब ध्यान देना, बहुत सारे आइटम्स हैं तो ध्यान लिखने पड़ेंगे ध्यान से अपने को। तो सबसे पहले आपका ओपनिंग कैपिटल है बच्चों। आपके पास क्वेश्चन है, मैं भी एक क्वेश्चन ले लिया हूं अपने हाथ में, आप भी क्वेश्चन अपने हाथ में ले लीजिए। क्वेश्चन का नीड हुआ तो मैं स्क्रीन पे लाऊंगा। लेट अस मेक अ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 22। 2 मिनट का गेम है, 2-4 मिनट का गेम है बच्चों, बहुत आसान है। यू हैव द क्वेश्चन पेपर, प्लीज ओपन द क्वेश्चन पेपर टू मेक इट इजी। सबसे पहले आपका ओपनिंग कैपिटल बच्चों है 22 लाख रुपए का, ठीक है ना। अच्छा, उसमें हम नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना? 6.5 लाख। ये हमने रेक्टिफाई करने के बाद प्रॉफिट किया है। अच्छा, आपके लास्ट जो कॉलम है ना, वहां पे बच्चों हमें बहुत सारे असेट्स लायबिलिटीज दिए हैं। बोला इन्वेंट्री 6.5 लाख की है, ठीक है भाई, 6.5 लाख की इन्वेंट्री है। एक एक लिखेंगे, एक एक आधा आधा मार्क मिलता जाएगा। बोलता ट्रेड रिसीवेबल अपना जो है ना, मतलब डेटर्स आपके हैं 13 लाख के, लेकिन आपको ना ये डेटर्स में से अभी तक आरडीडी माइनस नहीं किया, लेकिन हमने पीएनएल में तो आरडीडी का इफेक्ट दे दिया है, तो हमें डेटर्स में भी उसका इफेक्ट बच्चों देना पड़ेगा। हाँ, कितना डेटर्स में से आरडीडी माइनस करेंगे? 3%, 39,000, तो आपका 12,61,000 रुपीज का। थोड़ा मेरा लगता है सेल खत्म हो गया, अभी बीच में उठ के चेंज नहीं करूंगा, फटाफट जो भी है कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद बच्चों हमारा है कैश एट बैंक 5.5 लाख, ठीक है। उसके बाद है ट्रेड पेएबल 146। उसके बाद है आपका, अच्छा नया कैपिटल 3 लाख है, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल 3 लाख है। क्या बात है, बस लिखते जा रहे हैं, कोई टेंशन नीच नहीं है। अच्छा, प्रीपेड अभी अभी हमने प्रीपेड एक्सपेंस बुक किए थे 15,000 के, क्या बात है। हमने आउटस्टैंडिंग कमीशन बुक किया था 35,000 का,
अच्छा ये तो हो गए। अच्छा अभी हम बच्चों हम फिक्स असेट्स को जरा देख लेते हैं। हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है बच्चों 6.5 लाख का, उस पे बोला डेप्री लगाया है 10%, ठीक है लगा लो भाई। तो 585 का फर्नीचर फिक्सचर। अच्छा दोस्तों व्हीकल का जगह नहीं है तो नीचे डाल देता हूं व्हीकल को, मैं व्हीकल इधर ही डाल देता हूं। देखो व्हीकल्स जो होते हैं कितने के हैं हमारे पास सर, 275 के व्हीकल हैं, प्लस उसमें एडिशन है 50,000 का, माइनस डेप्रीसिएशन है। बट याद रखना एडिशन पे डेप्रीसिएशन नहीं लगा सकते क्योंकि एडिशन लास्ट डेट को किया है, तो 20% हम लगा देंगे। किस पे लगा देंगे? 275 ओपनिंग बैलेंस पे। तो डेप्रीसिएशन आपका आता है ओपनिंग बैलेंस का 20%, 55,000। तो इट कम्स टू हाउ मच? 2,70,000। आई थिंक सब तो हमने ले लिया, सब ले लिया, 2 4 6 आइटम्स हैं। हाँ अब बैलेंस शीट देखेंगे आपकी टैली हो जाएगी 33 30 31। देखो हमने यहाँ पे ना ये जो पॉइंट नंबर 3 है उसको हमने कैसे लिया है, जस्ट गो थ्रू द पॉइंट नंबर 3। हाँ यहाँ पे ना बहुत क्लियर नहीं है कि ये 50,000 पीएनएल में डेबिट किया है क्या गलती से। हम अज्यूम करेंगे कोई गलती नहीं हुई, पीएनएल में डेबिट जो नहीं होता है नहीं हुआ, सो इट्स ऑल वेल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो इट इज द एंड ऑफ द सम 33 31। अच्छा इसमें ना डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज दिया उसमें पर एनम भी नहीं लिखा, तो हम उसको पर एनम अज्यूम कर रहे हैं, नहीं तो चीजें ना अजम्पशंस के हिसाब से बदलती जाएंगी और आंसर्स टैली नहीं हो रहा है, मैंने चेक किया है। इट इज क्रिएटिंग अ डिफरेंस। अगर आप अजम्पशंस ले रहे हैं ऐसे तो डिफरेंस आ रहा है, टैली नहीं हो रहा। ये तो बना बनाया फाइनल अकाउंट्स है, हमको खाली वो चीजों को उठा के टैली करके देना है। चलो ये हमारा सम खत्म हुआ दोस्तों। हम अब आखिरी सम, आखिरी एंड ऑफ द सम, एंड ऑफ द टॉपिक पेपर, हम अब करेंगे बच्चों इश्यू ऑफ शेयर्स का सम। इश्यू ऑफ शेयर्स भी बहुत बढ़िया सा 15 मार्क्स का बोनस क्वेश्चन है बच्चों। बोनस क्वेश्चन मतलब बढ़िया सा आंसर आप लिखेंगे। इसमें आप अगर ध्यान से प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, भाई तुम निकल जा इधर से, तेरी जगह हमने दूसरे पेज पे बना ली थी। हाँ इश्यू ऑफ सम्स की अगर आप बात करेंगे शेयर्स की, तो आपने ऑलरेडी ये सम किया होगा। तो आपकी एप्लीकेशन मनी जो है वो कितनी है, मैंने बच्चों ये सॉल्व करके रखा है। एप्लीकेशन मनी आपकी 3 रुपया है, आपकी अलॉटमेंट मनी में कैपिटल 3 है, 2 का प्रीमियम है, और आपका कॉल 4 रुपया है, तो आपका 10 का कैपिटल है, 2 का प्रीमियम है। और इसमें हमारे 2 बंदे हैं, एक है बंदा जे, और ये बंदा जो जे है इसने 5,000 शेयर लेके रखे हैं। कितने शेयर लेके रखे हैं? अरे भाई तू किधर जा रहा है, रुक जा। हाँ इसने 5,000 शेयर लेके रखे हैं। इसने ना अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, तो कॉल मनी तक पहुंचने से पहले ही इसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर दिए। तो उसके बाद हमारा जे के बाद दूसरा बंदा कौन है? मिस्टर के, जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं, और इसने अपने को कॉल मनी नहीं दिया, तो हमने इसके शेयर्स को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। ये आपका स्टोरी है। अच्छा आपको एंट्रीज फॉरफीचर की पूछी नहीं, पूरी एंट्रीज पूछी हैं। 15 मार्क्स का पूरा समय, बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। तो दोस्तों इसका मैं आपको फास्ट ट्रैक ना, अब एंट्रीज तो आप कर लेंगे, शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर आप जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब आपको इसमें यह देखना है कि आप फॉरफीचर का क्या एंट्री पास करेंगे। तो आप यहां पे ना अलॉटमेंट मनी में अलॉटमेंट इन अरियर्स की बात करेंगे, और अलॉटमेंट इन अरियर्स कितना होगा आपका? 5 रुपया, 5,000 शेयर पे 25,000 आपका अलॉटमेंट इन अरियर्स है। तो आप इसकी फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास करेंगे? मैं मिस्टर जे का शेयर फॉरफिट कर रहा हूं आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोस्तों इसमें आप इसकी प्रीमियम को भी कैंसिल करेंगे क्योंकि इसका प्रीमियम आपको नहीं मिला है। तो आप शेयर कैपिटल कितना डेबिट करेंगे? 6 रुपया एक शेयर का, क्योंकि आपका कॉल तो ड्यू ही नहीं हुआ, तो कॉल ड्यू नहीं हुआ तो क्यों कैंसिल करेंगे। और 2 रुपया प्रीमियम इंटू 5,000 शेयर, इट कम्स टू 30,000 रुपीज, इंटू 5,000 शेयर्स इट कम्स टू 10,000 रुपीज। अच्छा टू अलॉटमेंट इन अरियर्स 25,000, it is 5 into 5,000 shares,
टू शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा जाएगा बच्चों? 3 रुपया 5,000 शेयर का 15,000 रुपया। ये आपने किसको फॉरफिट किया? ये आपने फॉरफिट किया मिस्टर जे के शेयर को आपने फॉरफिट किया। एक मिनट दोस्तों, मैं एक पेज ऐड कर देता हूं, एक मिनट। इंसर्ट, चलो अच्छा, तो आपने अब ये जे के शेयर को फॉरफिट किया। आप के शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, के का शेयर 10 रुपया हम डेबिट मारेंगे क्योंकि पूरा ड्यू हो चुका है। प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम मिल चुका है। जब भी प्रीमियम मिलता है तो हम उसको कैंसिल नहीं करते फॉरफीचर में। टू कॉल्स एंड अरियर्स, कॉल का कितना पैसा नहीं मिला बच्चों? 4 रुपया, 4 ना, हाँ। टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर कितना भाई? बाकी 6 मिला एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मिला के, इनटू उसके 10,000 शेयर्स हैं तो आपका अमाउंट कितना होगा? ये 1 लाख का, ये 10,000 शेयर्स हैं तो ये 40,000 हो जाएगा, इनटू 10,000 शेयर्स हैं तो ये 60,000 हो जाएगा। ठीक है ना? ये फॉरफीचर की आपने एंट्री की। अब आपको ना यहाँ पे रीइशू की एंट्री भी दिखानी पड़ेगी। एक बात आप यहाँ पे याद करेंगे बच्चों, जब आप कॉल मनी ड्यू करेंगे तो याद रखना आप कॉल मनी 1,95,000 शेयर्स का ड्यू करेंगे। हाँ बच्चों, तो इसका अभी हम जब रीइशू करेंगे तो रीइशू आपने जे के 5,000 शेयर कर दिए, के 5,000 शेयर कर दिए और 1 रुपया डिस्काउंट पे आपने रीइशू कर दिए, तो आपका एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 9 रुपया लिया होगा 10,000 शेयर्स पे तो 90,000 आपने ले लिया होगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, आपने 1 रुपया डिस्काउंट 10,000 शेयर्स पे दे दिया होगा तो 10,000 का डिस्काउंट, तो शेयर कैपिटल आपका 1 लाख रुपया। ठीक है ना? अब इसमें सबसे बड़ा टेंशन है कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा। तो आप ध्यान देना, कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? एक मिनट। कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? पहले तो जे की बात करते हैं। जे जो है ना उसका शेयर फॉरफीचर में ना 15,000 पड़ा है। के का आपने जो 10,000 शेयर रीइशू किए हैं, देखो आपने रीइशू ना सब शेयर नहीं किए, 10,000 किए हैं लेकिन फॉरफिट 15 किए हैं, जिसमें जे के आपने सब शेयर रीइशू किए हैं, के 10 में से 5 रीइशू किए हैं। तो आपका के का जो शेयर फॉरफीचर है ना वो है 60,000, उसमें से आधा ही रीइशू किया है तो आप उस 60,000 पूरा नहीं लेंगे कैपिटल रिजर्व के लिए, उसमें आधा मतलब 30,000 ही आप लेके उसको रिलीज करेंगे कैपिटल रिजर्व में। आप इसमें डिस्काउंट लेस करेंगे 1 रुपया 1 शेयर का, तो 5,000 5,000 शेयर के ऊपर तो आपका कैपिटल रिजर्व आएगा जे का 10,000 और के का आएगा 25,000, तो टोटल कैपिटल रिजर्व आपका 35,000 रुपीज बच्चों। अच्छा, बोलेंगे सर इसकी फटाफट बैलेंस शीट बना दीजिए। दोस्तों बैलेंस शीट में ना आपका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशन नोट वगैरह बनाना पड़ता है, मैं नोट बोर्ड नहीं बना रहा हूँ, आपको नोट लिखना पड़ेगा। आपका शेयर कैपिटल देखो अभी आपके पास 1,95,000 शेयर हैं तो आपका कैपिटल 19,50,000 आएगा, क्योंकि 5,000 शेयर अभी भी आपके फॉरफिट किए हुए पड़े हैं। तो जिंदा शेयर कितने हैं? 1,95,000, और आपने उसमें शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। ये वही कहां से आया? जो आपने के 5,000 शेयर इशू नहीं किए उसका शेयर फॉरफीचर का 30,000 आपके पास अभी भी पड़ा है, तो आप इसमें बच्चों ऐड कर देंगे तो आपका 19,80,000 का शेयर कैपिटल आएगा। आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना आएगा? मेरा देखो टारगेट ना कैलकुलेशंस पे है, नॉट टारगेटिंग द प्रेजेंटेशन। जो आपने किया रहेगा, मेरा रिव्यू का काम है, एक ओवरऑल सॉल्यूशन देने का काम है। तो मैंने इसमें आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा बच्चों। अच्छा देखो, आप अगर ध्यान से सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट की बात करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5,000 शेयर जो जे के हैं उसने प्रीमियम नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, बाकी सबने प्रीमियम दिया, मतलब अगेन 1,95,000 शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम मिला है अपने को। 2 का 4,10,000 तो कितना हुआ? 3,90,000। ये भी मैंने सॉल्व करके रखा है, इट कम्स टू 3,90,000। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व अभी अभी आपने क्रिएट किया, कितना है? 35,000। तो ये आप दोनों ऐड कर देंगे, 390 30 मतलब 425 का आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा। ये आपका लायबिलिटी साइड है।
असेट साइड आपका बैंक बैलेंस आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे 24,05,000 आई थिंक टोटल राइट है, चेक कर लेना। तो बैंक बैलेंस 24,05,000 आ जाएगा और आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बहुत ही सीधा साधा स्पेशल सम है, बहुत अच्छा स्कोरिंग पेपर है बच्चों। अच्छा, ये जो लास्ट वाला आपने थियरी पढ़ा है, लेकिन इसमें ना आपको खाली फॉरफीचर इशू की एंट्रीज नहीं करनी है, सब करनी है। मैंने खाली वो की है, बाकी एंट्रीज ओरली हमने डिस्कस कर ली। अच्छा बच्चों, लास्ट वाला ये बोलता है कि आप प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन के कुछ एग्जाम्पल्स दो, जो आप उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं। बिफोर पुट टू यूज वाली कॉस्ट में आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर करके ऐड करते हैं, ठीक है। टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन अ मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जैसे आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, कैरियज इनवर्ड हो गया, आपका सप्लायर के यहाँ से लोडिंग और हमारे यहाँ पे अनलोडिंग, और जैसे आपका इन ट्रांजिट इंश्योरेंस है, जैसे आपका पैकिंग है, सप्लायर के यहाँ से जो पैकिंग है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो आप अपने असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। और बिफोर पुट टू यूज वाले और कॉस्ट हैं, जैसे इंटरेस्ट बिफोर पुट टू यूज, ये सब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हम उसकी कॉस्ट में बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से ऐड करते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा, अच्छा सा, बढ़िया सा, आई एम वेरी हैप्पी विद द पेपर बिकॉज ये फाउंडेशन के बच्चे पिछले अटेम्प्ट में जो रिजल्ट आया था परसेंटेज नॉर्मल से कम आया था, उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट अच्छा आएगा बच्चों। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, अगला पेपर के लिए आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। फ्रॉम दिस साइड गुरमुख रागानी साइनिंग ऑफ, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।